मजबूती से अगर कोई काम करना है तो आपको भीड़ की जरूरत नहीं है, मजबूत हाथ की जरूरत है, एक विश्वास की जरूरत है, एक विचार की जरूरत है, एक संगठन की जरूरत है। तो मैं इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि यहाँ तक लाने के लिए इनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहे। और मैं ये नहीं चाहूँ, हमारे साथ साथ हम सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, ये दोनों किताबें ग्रैनविल ऑस्टिन की है। अब ग्रैनविल ऑस्टिन की अगर किताब आप हाथ में लेंगे, खोलेंगे, तो पेज नंबर 51 पर वो सीधे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं भारतीय संविधान ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे यहाँ एक किसी ने कटआउट लगाया है, वर्मा जी ने, नाम वर्मा है उसके ऊपर, मैंने देखा। ये कोई लॉयर डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा मैंने देखा वो कटआउट। ऑस्टिन लिखते हैं कि भारतीय संविधान ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि दुनिया के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ये लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। अमेरिका का संविधान इसको लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ये भी लीगल डॉक्यूमेंट है। हालांकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ये रिटन नहीं है, लेकिन वो आधी रिटन है, आधी अनरिटन है, तो उसको भी लीगल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसलिए आप लोग संविधान को समझने के कई तरीके समझते होंगे। जैसे संविधान की निर्माण प्रक्रिया को समझना ये एक तरीका है, संविधान के आर्टिकल को पढ़ना समझना ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, संविधान के आर्टिकल का जुडिशरी के माध्यम से इंटरप्रिटेशन दिया है जो वर्तमान में लागू होता है, वो एक तीसरा तरीका है। और अब थी या नहीं थी, आप सहमत है या असहमत है ना? थी ना? तो इस बात को आप समझ गए। भारतीय समाज को एक बदलाव की जरूरत थी, एक चेंज की जरूरत थी, एक क्रांति की जरूरत थी। और इस जरूरत को संविधानकर्ताओं ने ठीक तरह से आकलन किया, सभी ने नहीं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्क्विट इंडिया। मित्रों, आज हम सुनने वाले हैं डॉक्टर सुरेश माने जी को। हम सभी जानते हैं कि सुरेश माने जी संविधान विशेषज्ञ हैं। पहले वो मुंबई में लॉ कॉलेज में HOD थे और उन्होंने एक लंबे समय तक इस विषय पर काम किया है। हम सभी जानते हैं कि संविधान की वजह से ही हमारे देश में इतनी तरक्की हुई है और आज हम इस स्थिति पर पहुँचे हैं। लेकिन पिछले 10-15 सालों से ऐसा लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर होती जा रही है, संवैधानिक मूल्य कमज़ोर होते जा रहे हैं और इसीलिए आज एक बड़ी डिबेट की ज़रूरत है, संविधान को समझने की ज़रूरत है। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि संविधान हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें क्यों इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों हमारे संवैधानिक संस्थाओं की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और किस तरह से हमें आगे बढ़ कर के इस संविधान को प्रोटेक्ट करते हुए हमें अपने विकास को जारी रखना चाहिए। आइए चलते हैं, सीधा उनको सुनते हैं। की प्रस्तावना का वाचन करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान और भारत के संविधान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तो शब्दों का बहुत महत्व होता है। इन शब्दों को हमेशा हमको ध्यान देना है। चलिए, भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन मैं करता हूं, आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। हाथ सामने कर लीजिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। हमारे सारे महापुरुषों को सबसे पहले विनम्र अभिवादन करके 2 दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन के कार्रवाई को पूरा करने के बाद दूसरे दिन के कार्रवाई के अंतिम चरण में कई साथियों के अपने ख्यालात सुनने के बाद अंत में मुझे आप लोगों के सामने जब पूरे देश में भारतीय संविधान का अमृत महोत्सवी साल मनाया जा रहा, तो संविधान और देश के हालात क्या, इस संदर्भ में विस्तृत बातें रखने के लिए मुझे आपके सामने बुलाया। मैं अपने विषय को शुरुआत करूं उससे पहले 2 दिन के कार्यशाला के सारे तमाम आयोजक जिनके माध्यम से हम लोग कई विषयों की जानकारी हासिल कर रहे हैं, कई नए इनिशिएटिव ले रहे हैं और अपने समाज लोगों के ज़िंदगी की बदलाव की बात कर रहे हैं, उन तमाम आयोजकों का शुक्रिया अदा करने के लिए हम तालियां बजाकर उनका शुक्रिया अदा करें जिन्होंने ये 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की। अब मेश्राम जी ने बताया है कि बैठकर सुनने की कोशिश करें, तो हमारे जो पीछे साथी है जो चाय की चुस्की का आनंद लेकर इस प्रोग्राम में शामिल है, उनको भी गुजारिश है कि आप आकर अपना एक चेयर के ऊपर आप आसन ग्रहण करें तो ठीक रहेगा। वैसे मैं अभी 2 मिनट के लिए बाहर गया था तो मुझे एक साथी मिला, तो उन्होंने भी कहा कि सर हमें डिटेल में जानकारी चाहिए। मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में जानकारी दे दे, और मेश्राम जी ने तो आपको डराया, 2.5 घंटे को डिटेन किया, तो 2.5 घंटे का डिटेंशन एक डरावना होता है, तो उतना तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जितनी आपकी सहन करने की और समझने की क्षमता है वहां तक तो जरूर पहुंचूंगा। एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि संविधान को 75 साल हो गए, 2 साल पहले आज़ादी को 75 साल हो गए, आने वाले 26 जनवरी को अपने भारत देश का ये 76 प्रजासत्ताक दिन होगा और एक भारत देश विशाल महाकाय देश में किसी संवैधानिक ढांचे को 75 साल पूरे करना ये अपने आप में गरिमा का मामला है। और इसीलिए संविधान कर्ताओं और उनकी दूरदृष्टि को सलाम करने के लिए, उनमें से यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन उनकी दूरदर्शिता को याद कर कर उनके सम्मान में भी एक बार हम तालियां बजाकर उनका भी शुक्रिया अदा करें। मैंने कहा कि किसी भी देश के जिंदगी में 75 साल संविधान में पूरे करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जब मैं अपने आप में बड़ी बात ये कह रहा हूं तो 20वीं सदी के मध्याह्न में या मध्यकाल में, जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है या साउथ एशियन कंट्रीज कहा जाता, उनमें से जो भी देश आजाद हुए थे उन देशों का लोकतंत्र और संविधान का हाल क्या है, इसका जब हम लेखा जोखा अपने हाथ में रखते हैं तब हमें पता चलता है कि उन देशों के मुकाबले में हमारे संविधान निर्माताओं में, हमारे संविधान में देश को इकट्ठे रखने की और राजनेताओं के नालायकी के रोकने की संविधान में ज्यादा ताकत है। संविधान में वो ज्यादा कैपेसिटी है। अब मैंने जो नालायकता शब्द इस्तेमाल किया वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा तो गाली के तौर पर लेते होंगे, लेकिन मेरा मतलब वो गाली से नहीं है, इन कैपेसिटी से है, इन कैपेसिटी को लेकर। और इसीलिए भारत के संविधान का महिमा मंडन करने वाले लोगों की कमी नहीं है, हालांकि उसके ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। महिमा मंडन करने वाले लोग दो तरह के होते हैं, एक जिनका कुछ गहरा रिश्ता है उस संविधान के साथ, कोई बॉन्ड है, कोई इमोशनल बॉन्ड है, ये भी एक तबका है। और दूसरा एक तबका है जिसको सचमुच में संविधान शास्त्र का ज्ञान है, वो जानता है, जानकारी रखता है, और उस जानकारी के आधार पर, ज्ञान के आधार पर जब वो अपने संविधान को दूसरे संविधान के साथ तौलनिक रूप से देखता है तो उसे अपने संविधान की महानता समझ में आती है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा, क्लिंटन रॉसिटर नाम का। कार्नेल यूनिवर्सिटी में वो लाइफ भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता रहा। अमेरिका में प्रोफेसर और जजेस रिटायर्ड नहीं होते, वहां रिटायरमेंट नाम की चीज नहीं है, वो जिंदगी भर पढ़ाते रहते हैं। जब तक हेल्दी है, मेंटल साउंडनेस है, तब तक उनको इजाजत है। क्लिंटन रॉसिटर एक था, और इस क्लिंटन रॉसिटर ने अपने एक किताब में लिखा कि मैंने जिंदगी भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। पॉलिटिकल साइंस ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, संविधान, पॉलिटिकल गवर्नेंस, इसके साथ जुड़ा होता है। बोले मैंने जिंदगी भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, कई देशों के पॉलिटिकल मैकेनिज्म को समझा, और वो समझने के बाद मेरा एक अनुमान है। क्या अनुमान है? उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी देश का संविधान उस देश में सफल होता हुआ देखा है जहां संविधान के लिए अनुरूप बैकग्राउंड हो, एक सुविधाजनक परिस्थिति हो, ऐसे देश में संविधान जरूर सफल होता है। लेकिन इसके लिए एक अपवाद है। He uses the term, here is the splendid exception to all our generalization। मतलब एक बहुत अनोखे तरह का
ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है कि संविधान को सुविधाजनक परिस्थिति का अभाव होने के बावजूद भी वो देश टिका रहता है, एकरूप रहता है, और उसका क्रेडिट किसी रूलिंग क्लास को नहीं जाता, किसी पॉलिटिकल फोर्सेस को नहीं जाता, तो उसका क्रेडिट उस देश के संविधान को जाता है, और उस देश का नाम इंडिया है। मैंने जो क्लिंटन रॉसिटर की बात आपके सामने रखी, क्योंकि क्लिंटन रॉसिटर कोई भारत के किसी मजहब का या किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। 2 साल पहले उनका निधन हो गया। मैंने कोट इसीलिए किया कि वो एक फॉरेन अथॉरिटी है। दुनिया भर में भारत के संविधान के ऊपर दूसरा एक बहुत बड़ा नामांकित एक विद्वान अथॉरिटी माना जाता है, और उसका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन भी अमेरिकन प्रोफेसर है। उनकी 2 किताबें अभी मिले तो देख लेना। एक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन। ये लगभग भारतीय संविधान की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बायोग्राफी है, एक आत्मचरित्र जैसा है। और दूसरी किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग एक्सपीरियंस। ये दोनों किताबें ग्रैनविल ऑस्टिन की हैं। अब ग्रैनविल ऑस्टिन की अगर किताब आप हाथ में लेंगे, खोलेंगे, तो पेज नंबर 51 पर वो सीधे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं भारतीय संविधान ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे यहाँ एक किसी ने कटआउट लगाया है, वर्मा जी ने, नाम वर्मा है उसके ऊपर, मैंने देखा। ये कोई लॉयर डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा मैंने देखा वो कटआउट। ऑस्टिन लिखते हैं कि भारतीय संविधान ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि दुनिया के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ये लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। अमेरिका का संविधान इसको लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ये भी लीगल डॉक्यूमेंट है। हालांकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ये रिटन नहीं है, लेकिन वो आधी रिटन है, आधी अनरिटन है, तो उसको भी लीगल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लेकिन भारत के संविधान को लेकर वो हमारे ऑस्टिन कहते हैं कि ये लीगल डॉक्यूमेंट सिर्फ नहीं है, बल्कि ये सोशल डॉक्यूमेंट है। लीगल के साथ साथ ये सोशल डॉक्यूमेंट है। उसके आगे जाके कहते हैं ये सोशल रिवॉल्यूशन का डॉक्यूमेंट है। ये सोशल रिवॉल्यूशन का डॉक्यूमेंट है, मतलब सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज है। अब मेरा आपसे सवाल है, या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, किसी भी देश के संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, ये किसी देश के संविधान को नहीं कहा। अमेरिका के संविधान को भी नहीं कहते, किसी संविधान को नहीं कहते। फिर सवाल यह पैदा होता है कि भारत के ही संविधान को लीगल डॉक्यूमेंट के साथ साथ सोशल डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल चेंज, सोशल रिवॉल्यूशन, ये क्यों कहा जाता है? ये बड़ा सवाल है। इसलिए आप लोग संविधान को समझने के कई तरीके समझते होंगे। जैसे संविधान की निर्माण प्रक्रिया को समझना, ये एक तरीका।
संविधान के लिखे एक्सप्रेस आर्टिकल को पढ़ना समझना ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, संविधान के आर्टिकल का जुडिशरी के माध्यम से इंटरप्रिटेशन दिया है जो वर्तमान में लागू होता है, वो एक तीसरा तरीका है। और ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पूरे संविधान का चरित्र समझना ये एक अलग तरीका। बिल्कुल कम समय में हम पूरे संविधान का चरित्र समझने की कोशिश करने जा रहे हैं और इसीलिए मैं ये फंडामेंटली बेसिक सवाल से अपना डिस्कशन शुरू कर रहा हूं कि इसको सामाजिक क्रांति का दस्तावेज क्यों कहते हैं। और इसका जवाब ये है, भारत के समाज को एक क्रांति की जरूरत थी। अब थी या नहीं थी, आप सहमत है या असहमत है ना? थी ना? तो इस बात को आप समझ गए, भारतीय समाज को एक बदलाव की जरूरत थी, एक चेंज की जरूरत थी, एक क्रांति की जरूरत थी। और इस जरूरत को संविधानकर्ताओं ने ठीक तरह से आकलन किया। सभी ने नहीं, कुछ आधे अधूरे थे। कोई नॉर्थ पोल पे खड़ा था, कोई साउथ पोल पे, उसमें भी कोई यूनानिमस व्यू नहीं था। कोई ये कह रहा था कि आजादी तो मिली है, मौका नहीं छोड़ेंगे, मेरे ही सपनों का भारत बनाकर रहेंगे। हर कोई अपने सपने को लेकर उसी दिशा में आगे बढ़ने की चिंता को लेकर था और उन सभी का रिफ्लेक्शन भारतीय संविधान सभा में था। इसके बावजूद संविधान सभा की एक प्रक्रिया थी। संविधान सभा की यह प्रक्रिया थी कि संविधान सभा में जो बहुमत से निर्णय पास हुआ वो सभी के ऊपर बंधनकारक होता था। हालांकि लगभग 300 सदस्य होने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी के मेजॉरिटी होने के बावजूद, हिंदू महासभा के मेंबर होने के बावजूद, पार्टीशन के बाद कई मुस्लिम सदस्यों ने संविधान सभा के काम के ऊपर बाइकआउट करने के बावजूद कई मुस्लिम सदस्य इस संविधान सभा में मौजूद थे। आदिवासियों को लेकर संविधान सभा में कोई आदिवासी के हक और अधिकार की बात रखने वाला कोई जसपाल मुंडा था। और जसपाल मुंडा, मैं एक जंगली आदमी इस संविधान सभा में बोल रहा हूं, इस तरह से भाषण की शुरुआत करके, हालांकि वो इंग्लैंड में पढ़े थे लेकिन ट्राइबल थे, झारखंड के ट्राइबल थे, रांची के ट्राइबल थे। मतलब संविधान सभा में लगभग हर तबका था। मॉडर्न स्टेट को एक्सेप्ट करने वाला तबका था, कंजर्वेटिव ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसके बारे में बाबा साहब ने सवाल उठाए, उसका समर्थक वर्ग भी था। एक तरफ सोशलिज्म की बात करने वाले लोग थे और एक तरफ विलेज पंचायत जैसे सिस्टम को, ग्राम व्यवस्था को आदर्श मानने वाले बापूजी के चेले लोग भी संविधान सभा में जरूर थे। मतलब कुल मिला के भारत के हर तबके का उसमें रिफ्लेक्शन था। इसके बावजूद संविधान को क्या कहा जाता है? संविधान को यह कहा जाता है कि ये हमारा राष्ट्रीय करार है, ये हमारा नेशनल चार्टर है, ये हमारी नेशनल एग्रीमेंट है। और ये नेशनल चार्टर, ये नेशनल एग्रीमेंट
उन तमाम बुद्धिजीवियों ने पास किया, उनको लगभग 2 साल 11 महीने 17 दिन के दिन लगे। उस पीरियड में संविधान सभा के परस्पर ज्वाइंट सहमति के आधार पर बना हुआ भारत का संविधान, ये इस देश का चार्टर है, इस देश का राष्ट्रीय करार है, राष्ट्रीय एग्रीमेंट है, जो सभी के ऊपर बंधन कारक है। क्लियर? क्लियर? दूसरी बात, अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है। वो कैसा बना? वो भी बनने के लिए अमेरिका के जो बड़े बड़े स्टेट्समैन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे, थॉमस जेफरसन जैसे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन जैसे, जॉन जे, बहुत सारे, उन्होंने एक कन्वेंशन किया था फिलाडेल्फिया में। आप कभी अमेरिका जाए तो फिलाडेल्फिया जाके कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन सेंटर को जरूर विजिट करना। अमेरिका का संविधान कैसे बना उसका लाइव प्रेजेंटेशन है वहां, आप जाके जरूर देखना। और वो फिलाडेल्फिया के संविधान के कन्वेंशन में पहला रिजोल्यूशन ये था कि अमेरिका का संविधान बनाते वक्त जो भी यहां चर्चा होगी वो यहां से बाहर नहीं जाएगी। क्या था? यहां जो चर्चा होगी वो बाहर नहीं जाएगी। तो अमेरिका के लोगों को संविधान फाइनल होने के बाद में पता चला, इसलिए ब्लैक अफ्रो अमेरिकन या जिनको ट्रेडिशनल टर्म में निग्रो कहा जाता है, उनके हकों की बात अमेरिका के संविधान में नहीं थी। उनको राइट टू वोट नहीं था, जबकि अमेरिका का संविधान कहता है कि सारे ह्यूमन बीइंग ये एक ईश्वर की संतान है, लेकिन अफ्रो अमेरिकन उसमें नहीं थे, उनको छोड़ दिया था। अफ्रो अमेरिकन के लिए कोई राइट नहीं था। इसकी चर्चा कोई नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका के संविधान बनाने वाले लोगों की चर्चा लिमिटेड थी, कन्फाइंड थी, सीक्रेट रूप से थी। उसके मुकाबले में भारत के संविधान की चर्चा खुली थी, खुली थी। 2 साल 11 महीने 17 दिन संविधान सभा के अंदर चर्चा तो चल रही थी, लेकिन देशभर चर्चा चल रही थी। देशों के तब पार्लियामेंट भी थी, प्रोविंशियल पार्लियामेंट थी, उसके अंदर भी उसका रिफ्लेक्शन होता था। राज्यों की प्रांतीय असेंबली थी, जैसे यह मध्य प्रांत था, हम जो बैठे वो सेंट्रल प्रोविंस था, तो मध्य प्रांत में भी चर्चा हुई थी। बॉम्बे प्रांत, सौराष्ट्र, राजा महाराजाओं के इलाके, सभी जगह खुलकर चर्चा हो रही थी। न्यूज़पेपर रिफ्लेक्शन दे रहे थे, टीका टिप्पणी होती थी। इतने खुले लेवल का संविधान बनाने की प्रक्रिया किसी देश की नहीं रही, किसी देश की नहीं रही। इतने खुलेपन से ये वातावरण में जब संविधान बना, तो हर प्रोविजन का जो भी कल डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हुआ, संविधान सभा के अंदर हुआ, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता था, देशवासियों को पता चलता था। तो इतने खुलेपन की वातावरण में एक इतने महाकाय बड़े देश का संविधान बनाना आसान नहीं था। इसके बावजूद संविधान बनने की प्रक्रिया पूरी हुई।
अब बनने की प्रक्रिया पूरी हुई तो उसमें भी एक दो उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने मॉडल रखता हूं। मॉडल क्या है? मेरा सीधा सवाल है आपको। आजादी की जंग अपने आप में एक ये अनूठी है, उसका भी अपना एक हिस्टोरिकल रोल है, लेकिन आजाद हुए भारत को अपने आप में खड़ा करना उसका भी एक अपना रोल है। वो भी उतना ही माइलस्टोन इवेंट है। इसीलिए आजादी की जंग लड़ने वाले लोग फ्यूचर भारत, फ्यूचर इंडिया खड़ा करेंगे, ये कोई एक जैसी चीज समझना, इसमें कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। आजादी की लड़ाई मैं लड़ सकता हूं, देश को आजाद मैं करवा सकता हूं, लेकिन आजाद हुए देश को कैसे चलाना, इसका संचालन कोई और कर सकता है, और कर सकता है। और इसीलिए आजादी होने के बाद गांधी जी का रोल कहीं नहीं है, ना संविधान सभा में है, ना पॉलिसी मेकिंग में है, वो कहीं नजर नहीं आते। इवन पार्टीशन मामले में नजर नहीं आते। देश के अन्य मामलों में, किसी मामलों में बड़े लेवल पे नजर नहीं आते। उनका एक शिष्य था श्यामानंदन सहाय, जो संविधान सभा का सदस्य था। उन्होंने खुलकर संविधान सभा के अंदर खुलकर कहा, क्या कहा उन्होंने खुलकर कहते हुए कहा, द क्रेडिट फॉर द इंडिपेंडेंस गोज टू महात्मा गांधी। अंग्रेजी का मैं ट्रांसलेशन करूंगा, लेकिन उनका जो एग्जैक्टली वर्ड है वो आज इट इज मैं आपके सामने रख रहा हूं। The credit for the independence goes to Mahatma Gandhi, but the credit for the codification of independence, credit for the codification of independence goes to the worst critic of the Mahatma Gandhi, the great Dr. B.R. Ambedkar. आजादी के संघर्ष का निसंशय क्रेडिट गांधी जी को जाता है, लेकिन उसी आजादी को कोडिफाई करने का क्रेडिट गांधी जी के सबसे बड़े टीकाकार द ग्रेट B.R. अम्बेडकर को जाता है। ये गांधी जी के चेले श्यामानंदन सहाय का संविधान सभा के अंदर वाला कथन है। संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट से इसमें आपको मिलेंगे, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। सवाल ये है कि उनको ये कहना क्यों पड़ा, क्यों कहना पड़ा? हालांकि संविधान सभा में बहुत सारे अन्य बड़े बड़े नेता थे, क्यों कहना पड़ा इसे? कोई तो वजह होगी जिसको आज डिनाई करने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कहना पड़ा? श्यामानंदन सहाय जैसे एक नहीं, बहुत है। नेहरू से लेकर पटेल प्रसाद तक है, टी कृष्णमाचारी तक है। जितने भी लीडिंग लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे, उनको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ा? क्या वजह थी? और क्या वजह थी, इसका जब जवाब ढूंढने को चले जाए तो थोड़ा रास्ता टेढ़ा, रास्ता मुश्किल वाला। रास्ता मुश्किल वाला क्यों है? रास्ता मुश्किल वाला इसलिए है कि बाबा साहब के जीते जी संविधान बनाने के पहले अगर किसी ने यह भविष्यवाणी की होती कि बाबा साहब इस देश के संविधान के शिल्पकार बनेंगे, तो शायद लोगों ने उसको पागल कहा होता, मूर्ख कहा होता, या उसको गांव से शहर से बाइकआउट किया होता कि नहीं किया होता? सही है कि गलत?
यहाँ मुझे एक टिप्पणी जरूर करनी है। भारत के सारे ज्योतिष शास्त्र के ठेकेदार यहाँ फेल हो गए। हालांकि ज्योतिष शास्त्र अभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा है, आपके यहाँ भी होगा। बनारस में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महाभारत के ऊपर डिप्लोमा है 21वीं सदी में। तो मेरा सवाल है, एक भी भविष्य करने वाला आदमी क्यों नहीं बता पाया कि आजादी के बाद भारत के देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर बनेंगे? कहाँ गए ज्योतिष शास्त्र के ठेकेदार? कोई कह नहीं पाया और आप लोग भी नहीं सोच पाए थे, ये भी सच है। कौन सोच पाया था? फिर हुआ कैसे? हुआ कैसे? ये भी एक पहेली है ना। अब उसके लिए अलग अलग वर्जन है। कोई जब्बार पटेल द्वारा बनाया गया चित्रपट, उसका जो सीन है उसको आधार मानते हैं। कोई हमारे बेचारे कांग्रेसी नेता लोग बयानबाजी करते उसको आधार मानते। लेकिन सच में कितनी ताकत है? सच असली क्या है? और असली सच, जिंदगी भर बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के खिलाफ रहे कि नहीं रहे ना? शायद गांधी जी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे समझौता करते तो हो सकता है और कहीं नंबर लग जाता, लेकिन नहीं किए। जग जाहिर हो, गांधी जी के ऊपर जितना बाबा साहब का मंथन है, जो लेवल है, उतना देश में किसी का नहीं है। सिर्फ व्यक्ति के ऊपर नहीं, समाज के ऊपर। जहां तक समाज की डायग्नोसिस करने की बात थी, तब समाज के ऊपर जितने हमले बाबा साहब ने किए उतने शायद ही किसी ने, शायद ही। जब ये असलियत थी तो ऐसे बाबा साहब को कौन झेलता, कौन स्वीकार करता? मुश्किल वाली हालत थी। और जब संविधान सभा के चुनाव हुए 1946 में, तो उसके पहले जुलाई में चुनाव हुए और जून 46 में बाबा साहब की किताब आई थी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। जून 46 में गांधी और कांग्रेस ने क्या किया अछूतों के लिए, ये बाबा साहब की किताब आई। और उस किताब में क्या है? पोस्टमार्टम है। एक शब्द में कहूं तो पोस्टमार्टम है। किसका? उस वक्त उन दोनों ताकतों का जो पॉलिटिकल बड़ी ताकतें थी, गांधी जी व्यक्ति के रूप में और कांग्रेस पार्टी शक्ति के रूप में, दो बड़ी ताकतें थी। और दो बड़ी ताकतों का पूरा पोस्टमार्टम उस किताब में है। जिन्होंने नहीं पढ़ी जाकर पढ़िए, हिंदी में अवेलेबल है। इतना पोस्टमार्टम है, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। पूरे किताब में एक मिसाल जो है वो आपके सामने रखता हूं, जो आपसे जुड़ी है, मध्य भारत से जुड़ी है। 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1937 आया और 1937 में आया, 37 में आया। और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए। उस 37 के चुनाव में इसी मध्य प्रांत में डॉक्टर खरे नाम के व्यक्ति के मुख्यमंत्री काल में एक सरकार बनी। डॉक्टर खरे कांग्रेस के नेता थे। समाज की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय के थे, लेकिन प्रोग्रेसिव थे। सारे ब्राह्मण थोड़े खराब होते हैं।
सारे ब्राह्मण थोड़े खराब होते हैं। ते बेचारे अच्छे आदमी थे। डॉक्टर खरे की बहुमत की सरकार बनी। डॉक्टर खरे ने उस समय एक शेड्यूल कास्ट का अछूत एमएलए था, पढ़ा लिखा, डॉक्टर अग्निभोज, उसको मिनिस्टर बनाया। डॉक्टर अग्निभोज उसको मिनिस्टर बनाया। तब मध्य प्रांत में महाराष्ट्र का आधा इलाका था, अकोला से लेकर यहां तक। अग्निभोज को मिनिस्टर बनाया तो गांधी जी ने डॉक्टर खरे को बुलाया। डॉक्टर खरे को लगा कि मैंने इतनी मेजॉरिटी लाई, एक दलित को मिनिस्टर बनाया। तब दलित शब्द नहीं था, तब शब्द कौन सा था? हरिजन। एक हरिजन को मिनिस्टर बनाया तो बापू मेरे पीठ थपथपाएंगे, मुझे शाबाशी देंगे, खुश होंगे। लेकिन बापू ने सीधी क्लास ले ली, क्लास ही ले ली। पहले डॉक्टर खरे को कहा कि तुमने एक अछूत को मंत्री क्यों बनाया? डॉक्टर अग्निभोज को मंत्री क्यों बनाया? और डॉक्टर खरे ने कहा, बापू आप ही तो जिंदगी भर हरिजन उद्धार की बात कर रहे हो, मैंने गलत क्या किया? मैंने एक हरिजन को मंत्री बनाया तो गलत क्या किया? और बापू ने जवाब दिया, अछूतों के मन में इतनी बड़ी आकांक्षाएं पैदा करना हमारे लिए ठीक नहीं है। आप तुरंत उसको मंत्रिमंडल से निकालो। अछूतों के मन में इतनी बड़ी राजनीतिक आकांक्षाएं पैदा करना ये हमारे हित में नहीं है, इसको मंत्रिमंडल से निकालो। डॉक्टर खरे को निकालना पड़ा। एक पहला अछूत ये मध्य भारत में मंत्री बना था। किसके कहने पर हटाया? बापूजी के कहने पर। डॉक्टर खरे को बुरा लगा। डॉक्टर खरे ने जो कुछ बापू और डॉक्टर खरे के बीच में हुआ ये सब कुछ लिखकर बाबा साहब अंबेडकर को भेजा, क्योंकि डॉक्टर खरे ये बाबा साहब का भी दोस्त था। डॉक्टर खरे ने ये लिखकर जो भेजा वो बाबा साहब ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स इस किताब में है। अब इतने लेवल का पोस्टमार्टम, सारे कांग्रेसी नाराज हो गए। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से किसी ने तो इसका जवाब देना चाहिए। कोई कांग्रेसी सामने नहीं आ रहा था, तो राजगोपालाचारी ये सामने आए और राजगोपालाचारी ने एक 32 पेज की एक बुकलेट लिखी, अंबेडकर रेफ्यूटेड नाम की। अंबेडकर रेफ्यूटेड है, ये आजकल मिलती नहीं ज्यादा, कई लाइब्रेरी में मिली तो देख लेना, और नहीं मिली थी फिर बाद में मुझे कांटेक्ट करना। अंबेडकर रेफ्यूटेड मतलब अंबेडकर के कांग्रेस एंड गांधी इन्होंने क्या किया, इसके प्रतिरोध के रूप में वो बुकलेट 32 पेज की है, 32 पेज की। कोई दम नहीं है उसमें, लेकिन उसको भी राजगोपालाचारी की इस किताब का प्रतिवाद किसने किया देश में? पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर जी ने किया। और राजगोपालाचारी कितने झूठ है और बाबा साहब कितने सच है, ये कांग्रेस को एक कड़े जवाब के रूप में देने का काम अगर किसी ने किया तो पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर जी ने किया। ये कड़ी है, ये कड़ी है। या नारायण गुरु जी का जिक्र हुआ, ये एक कड़ी है। या गुरु घासीदास यहाँ एक कड़ी है। उत्तर भारत में कबीर, नानक, रविदास एक कड़ी है। एक कड़ी को समझे बगैर
हम भारत के संविधान की दास्तान को नहीं समझ सकते। और इसीलिए एक तरफ भारत का संविधान अगर हमारे आजादी के जंग के कुछ मूल्यों का परिणाम है, तो भारत का संविधान इस देश के उन सामाजिक विद्रोह का भी परिणाम है जहां मानव अधिकार की बात हुई, मानव हकूक की बात हुई, फंडामेंटल राइट की बात हुई। ये दो तरफ के आजादी के संघर्ष है। अब मैंने शब्द प्रयोग किया, दो तरफ के आजादी के संघर्ष। अपने देश में आजादी के मतलब बहुत है ना। कोई कहता है 2014 से आजादी शुरू हुई। कौन कहता है? कौन कहता है? हिमाचल प्रदेश। समझ में आया ना? मैं नाम नहीं लेता, छोटे मोटे लोगों का नाम मैं कभी जिक्र नहीं करता। उसका दिमाग कहता है 2014 में देश आजाद हुआ। पिछले हफ्ते दूसरे एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति हुई। नागपुर का है हमारा, जानवरों का डॉक्टर है। इसका डॉक्टर है, मतलब वेटरनरी डॉक्टर है। नहीं तो वेटरनरी डॉक्टर यहाँ कोई होगा, बोलेगा क्या माने साहब हमको कंटेम कर रहे हैं। वो आदमी को कंटेम कर रहा हो, इसीलिए वो शब्द प्रयोग किया। जानवरों का डॉक्टर है, देश के बड़े संगठन का संचालन करता है, खुद को संघ संचालक कहता है। उनका पिछले हफ्ते का बयान, अयोध्या में राम मंदिर बना तभी सच्ची देश को आजादी मिली। अब क्या करें? अब तय करना पड़ेगा आजादी कब मिली। रोमिला ठाकुर की किताब, रोमिला थापर की किताब फेंक दो कूड़ेदान में। मुजुमदार की किताब भारत की आजादी का संघर्ष छोड़ दो। तमाम इतिहासकारों की किताबें जला दो, क्योंकि ये नए ज्ञान प्राप्ति वाले लोग आ गए। ये क्यों? ये क्यों? और इसीलिए मैंने कहा कि आजादी के समय में दो तरफ के पैरेलल एजिटेशन थे, आंदोलन थे। एक फॉरेन स्लेवरी से आजादी चाहता था और दूसरा अपनों के स्लेवरी से आजादी चाहता था। अंग्रेजों से आजादी कुछ लोगों के लिए ये आजादी का मतलब था, और दूसरा कि सदियों से चली आ रही गुलामी से आजादी, उससे आजादी। ये दोनों तरफ के स्ट्रीम पैरेलल चल रहे थे, और ये दोनों पैरेलल चलने वाले स्ट्रीम, उसका दर्शन और दिग्दर्शन आपको भारत के संविधान में दिखाई पड़ता है। भारत के संविधान में दिखाई पड़ता है। और इसीलिए जब कोई स्कॉलर कहता है कि भारत का संविधान ये सोशल रिवॉल्यूशन का एजेंडा है, तो उसके पीछे का भावार्थ समझ में आता है, उसके पीछे का अर्थ हमें समझ में आता है। और क्यों ना हम समझे, क्यों ना हम समझे। ये सवाल पूछकर मैं फिर आपको इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्यों ना हम समझे, और क्यों ना हम समझे, तो उसके जवाब के रूप में फिर 2-3 सवाल खड़े करते। सवाल नंबर 1, क्या 26 जनवरी 1950 के पहले मेरा एक मानव के रूप में कोई अस्तित्व को स्वीकार करता था या नहीं? करता था या नहीं? तो नहीं करता था। 26 जनवरी 1950 के पहले
अनटचेबिलिटी को ऑब्जर्व करना गुनाह था या नहीं? गुनाह था या नहीं? पहले नहीं था। 26 जनवरी 1950 के पहले मुझे वोट करने का अधिकार था क्या? नहीं। तो मेरे पास था क्या? ये मैंने 3 उदाहरण दिए, वो अनगिनत मालिका है। मैं महिलाओं को लेकर बहुत सारी बात रख सकता हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण आप भावार्थ समझे, मैं तफसील देने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, मुद्दा समझ जाओ। 26 जनवरी 1950 के पहले मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था। हमारे सहारे जी ने, मैं उनको जानता हूं, सहारे जी ने कहा कुछ भी नहीं था। आप सहमत है क्या? है क्या? अरे जोर से बोलो ना, सिर्फ जय भीम जोर से बोल के थोड़ा काम होगा। 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे पास क्या था? के सिवा, कपड़ा धोने के सिवा। और 26 जनवरी 1950 के बाद क्या बदला? ना बदला। ये है सामाजिक क्रांति, ये है सोशल रिवॉल्यूशन। और इसीलिए फिर ऑस्टिन के वो स्टेटमेंट की तरफ जाओ। भारतीय संविधान ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। दिस डॉक्यूमेंट फोस्टर्स द सोशल रिवॉल्यूशन। सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देने वाला ये डॉक्यूमेंट है। मैं मजाक से कहता हूं, 1950 के पहले हमारे पास वोट का अधिकार नहीं था। संविधान सभा का चुनाव कोई वो जनरल वोटर के आधार पे नहीं हुआ था। वो जो इलेक्टेड एमएलए थे उन्होंने वोट किया था संविधान सभा के चुनाव के लिए। और वहां भी बाबा साहब को हराने के लिए बंगाल में जिन कांग्रेसी एमएलए शेड्यूल कास्ट थे, 9 एमएलए थे, उन्होंने कहा था कि हम बाबा साहब को वोट देंगे। तो उनमें से गया प्रसाद नाम का एमएलए था। उस गया प्रसाद, उसको कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त किडनैप किया था। किडनैप किया था कि वो बाबा साहब को वोट ना दे सके। एंग्लो इंडियन 2 एमएलए थे, उन्होंने कहा हम बाबा साहब को वोट देंगे। उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने दबाव डाला, उनको इंडिफरेंट रहने को कहा, वोटिंग में बाइकआउट करने को कहा। यह भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया। फिर भी बाबा साहब चुनाव जीते थे। वो मेहरबानी ना महाराष्ट्र के दलितों की थी, ना ये मध्य प्रदेश के दलितों की या छत्तीसगढ़ की थी। वो पूरी की पूरी मेहरबानी बंगाल और पंजाब के दलितों की थी। उन्होंने अगर वो एक जिहाद करके लड़ाई नहीं की होती तो बाबा साहब संविधान सभा में ना पहुंचते और हम भी ये फंक्शन थोड़ी करते। एक इतिहास बदलने वाला पड़ाव था, इतिहास बदलने वाला पड़ाव था। और इसीलिए मैंने कहा कि बाबा साहब वहां जाएंगे, कौन कहता संविधान शिल्पकार बनेंगे, नामुमकिन। इतनी सारी विपरीत परिस्थिति के बावजूद बाबा साहब बने। ऐसा नहीं कि संविधान बनाने के लिए एक इंग्लैंड का बड़ा स्कॉलर था आइवर जेनिंग नाम का, उसको भी कांग्रेस वाले जाके मिले थे। जिस आइवर जेनिंग ने श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, वो भी चाहता था मुझे मौका मिले, लेकिन उसका नाम कट गया। जब नाम कट गया तो 1957 में यही आइवर जेनिंग ने मद्रास यूनिवर्सिटी में भारतीय संविधान के ऊपर एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। और उसमें उसने कहा कि मैंने श्रीलंका का संविधान बनाया, वो बहुत दिन तक चलेगा।
और बाबा साहब के लीडरशिप में इंडिया का बना वो बहुत जल्दी टूट कर जाएगा। किसने कहा? आइवर जेनिंग ने कहा। वो बेचारा जिंदा था, मरा नहीं, और उसके जीते जी श्रीलंका को नया संविधान लाना पड़ा और भारत का संविधान बरकरार रहा और आइवर जेनिंग जीते जी झूठा साबित हुआ। कई लोगों के पास गए थे, मैं फिर वो लंबी दास्तान नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक दो बाबा साहब के रेफरेंस बताऊंगा। बाबा साहब ने खुद कहा कि मैं संविधान में, संविधान सभा में किसी के मेहरबानी के ऊपर नहीं आया, मैं अपनी शर्तों पे ऊपर आया हूं। कांग्रेस वालों ने मेरी शर्तें मान ली है, क्योंकि मेरे को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के पास संविधान बनाने लायक कोई आदमी नहीं है। ये सिर्फ बाबा साहब ने कहा, ऐसा नहीं, यही जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जब कांग्रेस वाले, बाबा साहब तो एंटी कांग्रेस ही थे, वो गांधी टोपी की मजाक उड़ाते थे, तो कांग्रेस वाले बहुत बाबा साहब से नाराज रहते थे। आपको किस्सा बताता हूं। आरक्षण का प्रावधान, विनोद, जब संविधान में बनाने का काम चल रहा था तो सरदार पटेल जो माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन थे, उनका एक दाहिना हाथ था के.एम. मुंशी नाम का बॉम्बे का बड़ा लॉयर, और के.एम. मुंशी बाबा साहब को दिल्ली के हार्डिंग एवेन्यू बंगले में मिला और आरक्षण के प्रावधान को उसने नाराजगी बताई, और जब नाराजगी बताई तो बाबा साहब ने के.एम. मुंशी को पूछा कि तू जो ये बोल रहा है, ये तेरे मन में बात है कि किसी ने तुझको कहा है? तो उसने कहा कि सरदार पटेल जी ने कहा है और आपको बताने को कहा है। तो बाबा साहब के.एम. मुंशी को बोले, अगर सरदार पटेल ने ऐसा कहा है तो मैं अभी तुझे जो बता रहा हूं, तू जाके सरदार पटेल को बता। और उन्होंने कहा कि अगर मैं जो प्रोविजन डाल रहा हूं, अगर सरदार पटेल को पसंद नहीं तो सरदार पटेल आकर खुद संविधान बनाने का जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले। ये बाबा साहब ने ठनका कर सुनाया। अब मुझे बताओ, अगर किसी के मेहरबानी के ऊपर आदमी जाता तो क्या इस तरह की बात करता? क्यों भाई? अरे हमें तो चाय पिलाने के बाद भी हम बात नहीं कर सकते। हाँ, किसी सरकारी बाबू ने, किसी मंत्री ने, किसी बड़े अधिकारी ने खाने पे बुलाया, घर पे बुलाया, तो भी हम उसके खिलाफ नहीं जाते। इतने डरपोक लोग हैं हम। छत्तीसगढ़ में मुझे मालूम नहीं, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूं। अगर बाबा साहब कांग्रेस के बलबूते पर चुन के गए होते तो क्या ऐसे बोलते? और सरदार ने, बाबा साहब की बात छोड़िए, फिर नेहरू जी के पास आई। जब कांग्रेस वाले शिकायत लेकर गए, अब शिकायत देखो, बड़ी बात है गवई जी, 1948 लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन हुआ। संविधान बनाने का काम चालू है, बाबा साहब लॉ मिनिस्टर है, और 48 के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अधिवेशन के लखनऊ में बाबा साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस देश के दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, ओबीसी, इन्होंने इकट्ठा होना चाहिए, अपनी राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए। अगर ये राजनीतिक ताकत बनाएंगे तो ये भी हुक्मरान बन सकते हैं, संविधान को लागू कर सकते हैं, और अगर ये इकट्ठे हुए तो कांग्रेस पटेल की सरकार कोई परमानेंट नहीं है, उनको भी जाना होगा। अब बाबा साहब लॉ मिनिस्टर है, कांग्रेस वाले हुए नाराज, खीर शिका गए नेहरू के पास। नेहरू को बोले, बाबा साहब की कम से कम
सरकार से तो बाहर करो। नेहरू ने कहा नहीं, नॉट पॉसिबल। बोले वार्निंग दे दो। तो नेहरू ने एक खत लिखा, बाबा साहब रिकॉर्ड पे है, वो खत में ये लिखा कि आप हमारे मंत्रिमंडल में हैं और हमारे ऊपर सवाल कैसे उठा रहे। बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हारे मंत्रिमंडल में नहीं हूं। अब ये है कानूनी भाषा, इसलिए कानून वाले से पंगा मत लेना। मतलब वो कानून को समझता है, उससे जिसको कानून नहीं समझता है उसकी अलग बात है। बाबा साहब ने कहा ये कोई इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं है, ये प्रोविंशियल पार्लियामेंट है और इसमें सारे पार्टी के नेता लोग हैं। मैं भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नेता करके इस सरकार में मंत्री हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का 4 आने का मेंबर नहीं हूं। फिर आगे बाबा साहब लिखते, नेहरू ने पूछा क्या आपने ऐसा भाषण दिया? बाबा साहब ने कहा दिया। मैंने अपने लोगों को कहा। और फिर बाबा साहब लिखते, मैं अपने लोगों को गलत सलाह नहीं दे सकता। मैं अपने लोगों को गलत सलाह नहीं दे सकता। कांग्रेस वाले परेशान हुए। फिर वही बाबा साहब के ऊपर कोई एक्शन करो। और नेहरू का जवाब है, क्या नेहरू का जवाब है? नेहरू का जवाब यह है कि भारत का संविधान बनाने के लिए हमारे पास कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 लोग थे। एक थे बैरिस्टर एम.आर. जयकर, लेकिन उनको मेरी पॉलिसी ठीक नहीं लगती है, मेरे विरोधक है। फिर दूसरे तेज बहादुर सप्रू, वो एक सक्षम आदमी है लेकिन वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनसे काम नहीं होता। ये 2 आदमी छोड़कर कांग्रेस पार्टी के पास देश का संविधान बनाने वाला आदमी नहीं है और इसलिए हमें बाबा साहब को झेलना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनने के बाद बाबा साहब को हराने का काम किया। ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब सवाल ये है कि बाबा साहब संविधान सभा में कैसे आए, एक अलग लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन आने के बाद क्या किया, आने के बाद क्या किया, और मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। 2 बातें, एक सोशो पॉलिटिकल और दूसरी बिल्कुल लीगल। लीगल ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं, या कोई लॉ के स्टूडेंट नहीं है, आप सामाजिक कार्यकर्ता पदाधिकारी ऐसे संगठन के लोग हैं, इसलिए आपको सोशल बेस ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। एक था गांधी जी की इच्छा थी कि भारत के संविधान का फंडामेंटल सेंटर, बेसिक पॉइंट कौन बने? तो ग्राम व्यवस्था बने, विलेज व्यवस्था बने। ये गांधी जी की इच्छा थी। सिर्फ गांधी जी की इच्छा नहीं थी, कांग्रेस वाले बहुत से लोगों की इच्छा थी। इवन राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक खत लिखा कि भारत के संविधान का बेसिक यूनिट ये गांव होना चाहिए, विलेज होना चाहिए, ग्राम व्यवस्था होनी चाहिए। और बाबा साहब ने उसको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया। 4 नवंबर 1948 का बाबा साहब का संविधान सभा का ड्राफ्ट मूव करते हुए लेक्चर है, पढ़िए। उन्होंने कहा ग्राम व्यवस्था क्या है, विलेज क्या है? शोषण का भंडार है, अज्ञान का माहेर घर है, इनइक्वालिटी का एक बड़ा स्रोत है। ऐसे विलेज सिस्टम को मैं संविधान का आधार नहीं बना सकता। और उन्होंने नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। कुछ लोग जो कहते कि बाबा साहब अकेले थे, नहीं कर सकते थे, तो क्या किया मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूं।
अकेले होने के बावजूद, गांधी जी के चाहने के बावजूद, राजेंद्र प्रसाद के चाहने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी के चाहने के बावजूद विलेज सिस्टम को संविधान सभा संविधान का बेसिक यूनिट नहीं बना पाई। अकेले बाबा साहब के कारण, अकेले बाबा साहब के कारण कोई मुकाबला नहीं कर पाया बाबा साहब का। यह एक बात है। लीगली तौर पर मैं आपको बताता हूं, लीगली ये थोड़ा मुश्किल वाला मामला है, लेकिन मैं आसान करके बताऊंगा। लीगली बहुत से लोग कहते हैं आजकल के जो सत्ता में बैठे इर्द गिर्द मीडिया में घूमते रहते, कई कंपनी की डायरेक्टरशिप लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तनख्वाह लेते और टीवी डिबेट में ये बयानबाजी करते हैं। ये लोग कहते क्या? ये लोग कहते हैं अरे बाबा साहब ने थोड़ा संविधान बनाया। अरे वो संविधान के लिए ये जो संविधान सभा के एक मुख्य मार्गदर्शक थे, उनका नाम BN राव। जो BN राव, इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, उसके आधार पर संविधान बना। अब ये BN राव का रोल क्या था मैं आपको बताता हूं। ये BN राव का रोल ये था कि विदेशों में जाकर वहां संविधान कैसा चल रहा है, उसकी कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, ये लिखकर संविधान सभा को भेजना, लिखकर भेजना। फिर संविधान सभा उसके ऊपर विचार करेगी, डिस्कशन करेगी और उसके बाद निर्णय करेगी। और अगर निर्णय हुआ कि इसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट। उसी तरह का एक प्रोविजन के बारे में जो अमेरिका के संविधान में था, उसका रिकमेंडेशन ये BN राव ने संविधान सभा को किया, संविधान सभा को किया कि इसको एक्सेप्ट करे। बाबा साहब ने रिजेक्ट किया, बाबा साहब ने रिजेक्ट किया और उसके बजाय अमेरिका के संविधान के बजाय उससे ज्यादा बेहतर प्रोविजन जापान के संविधान में था। वो जापान के संविधान का प्रोविजन भारत के संविधान में लाया, अमेरिका को छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, उस वक्त संविधान शास्त्र इलाके में बाबा साहब की जितनी महारत थी, उतनी महारत किसी के पास नहीं थी। इसलिए नेहरू जी का फिर बयान, बाबा साहब को छोड़कर हमारे पास संविधान बनाने वाला नहीं है। ये मामला अब आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले हमें कोई पूछता नहीं था, हमारे दरवाजे पे कोई आता नहीं था। अब इसी संविधान के कारण हर 5 साल में तो दरवाजे पर आना ही पड़ता है, पड़ता है कि नहीं? आना ही पड़ता है। जिनके लिए मेरे दादा और परदादा के पैर बहुत खराब थे, उस पैरों को छूना पड़ता है। जिस मेरी बूढ़ी माँ को बेइज्जत करने में वो अपने संस्कृति का नाम देकर बड़ी बात समझते थे, वो संस्कृति के ठेकेदारों को आज मेरे बूढ़े माँ के उस दिन पैर पड़ने पड़ते हैं। हमारे बच्चे कुछ तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, किसी के नाक में तो पूरा अरबी समुद्र बहता है, उसी दिन उसको भी गोद में उठा लेंगे, उसकी पप्पी लेंगे। किसके कारण? किसके कारण? जोर से बोलो भाई, किसके कारण?
संविधान ने दिए हुए वोट के अधिकार के कारण, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले सत्ता में बैठे हुए लोग, राजा महाराजा नवाब जो भी है, वो कहते ना किसी रानी के पेट से पैदा होता था। संविधान ने सभी का ऑपरेशन कर लिया, बंद किया वो सिस्टम को। जाओ लोगों के सामने, घर के सामने खड़े हो, भीख मांगो, मुझे वोट दे दे। वो देगा तो तुम यहाँ के नए प्रजातांत्रिक तरीके के राजा बनोगे, वरना राजा बनने का ऑपरेशन होगा बंद। क्या परिवर्तन नहीं? क्या बदलाव नहीं? ये जो बदलाव है ये सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये शिक्षा तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव को जिनको भी हवा लगी वो शुरू से नाराज है, वो आज तक नाराज है। जो नाराज हुए वो अभी भी नाराज है, समय समय पर नाराजी व्यक्त करते हैं। जब भी मौका मिलता है घुसने के अंदर कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। कई बार बड़े तौर पर ये रौप्य महोत्सवी साल है। पिछले पार्लियामेंट के अधिवेशन में 2 दिन की बहस रखी थी पार्लियामेंट के अंदर संविधान के ऊपर। क्यों रखी भाई साहब? क्योंकि अदानी के मामले को लेकर पार्लियामेंट चल नहीं रही थी। अदानी को लेकर पार्लियामेंट का काम ठप हुआ था, तो पार्लियामेंट को काम चलाने के लिए भी संविधान का इस्तेमाल होता है, इस बात को भी समझो। अदानी के मामले को लेकर पार्लियामेंट ठप हुई, तुरंत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है और 2 दिन संविधान के ऊपर चर्चा होगी, तब पार्लियामेंट चलती है। और तब 2 दिन में संविधान की महानता, निर्माताओं का दृष्टिकोण, हमने पिछले 75 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना बाकी है, हमारा विजन क्या है, इसकी कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। बल्कि तुम कितने नालायक थे, हम कितने लायक हैं, और उधर वाले कह रहे थे तुम कितने लायक हो और नालायक हो और हम कितने। दोनों के कपड़े उतारने का प्रोग्राम चल रहा था। 1975 में तुमने गलती की, लोकतंत्र की हत्या हुई 26 जून, इमरजेंसी डे हुई ना, हत्या हुई कौन उससे असहमत है? लेकिन उस वक्त के कुछ लोगों ने बैंकों का भी नेशनलाइजेशन किया 1969 में, LIC का राष्ट्रीयकरण 1964 में किया। और अगर उसका राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो रिजर्वेशन बैंक में आता क्या, LIC में आता क्या? नहीं आता। कुछ अच्छे काम बुरे काम, वहां इमरजेंसी लगाई वो गलत बात थी। और हाथरस में एक दलित लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ। उसके बॉडी को रात के 2:30 बजे कलेक्टर और एसपी के मौजूदगी में उस लड़की के माँ बाप को बिना पूछे जलाया गया। ये कौन सी सिचुएशन है भाई? ये कौन सी हालत है? इसको कवर करने के लिए एक केरला का कुप्पन नाम का जर्नलिस्ट दिल्ली से निकलता है, उसको बीच में ही सरकार उठा लेती है
1 साल तक जेल में सजा लेती है। ये कौन सी इमरजेंसी, ये कौन सा गवर्नेंस है? और इसलिए पिछले 75 साल का लेखा जोखा हम लेते हैं तो हमारी कौन सी दिशा सही और कौन सी दिशा गलत, इसका हिसाब किताब होना चाहिए। तब रौप्य महोत्सव इस साल मनाने का कोई मतलब है। नहीं तो कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है, संविधान को 75 साल हो गए, हम संविधान का मंदिर ही बना देते। संविधान मंदिर बनाना काम खत्म, रफा दफा। भारत सरकार ने एक जीआर निकाला है और राज्य और केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए कि भारत के 75 साल में इतने इतने प्रोग्राम करिए। आपके राज्य में कितने हुए सरकार की तरफ से वो आप जाने। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने एक जीआर निकाला है अक्टूबर में। वो जीआर में क्या लिखा है? घर घर संविधान। अब घर घर संविधान ये क्या करेंगे? संविधान की कॉपी लेकर घर में देंगे। क्या उससे घर घर संविधान होगा? अब 2 दिन पहले प्रयागराज में, नॉर्मली कुंभ मेला में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कुंभ मेला में भी क्या हुआ? संविधान की कॉपियां बांटी गई। संविधान की कॉपियां बांटी गई। किसको बांटी? किसको? सफाई कर्मचारियों को। किसको बांटी? सफाई कर्मचारियों को। असली शुरुआत तो यूपी के मुख्यमंत्री से होनी चाहिए थी, लेकिन बांटी गई सफाई कर्मचारियों को। ये संविधान का रौप्य महोत्सवी साल है। हमारे इंडिया के लोग किसी विचार को महान बनाना है तो उसका पालन नहीं करते, उसका फेस्टिवल करते हैं। और एक बार आपने फेस्टिवल उसका किया कि मेला लगना शुरू, और एक बार मेला लग गया तो समझ लेना विचार दफन हो गया, सोच दफन हो गई। और यही नीति है यहाँ के लोगों की। और इसीलिए हमारे एक साथी ने, विनोद ने कहा, अर्थनीति का जिक्र किया। हमारे जो पास आंकड़े हैं कि 2014 से लेकर 2023 तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का न सैंक्शन किया हुआ या इस्तेमाल किया हुआ बजट 40,000 करोड़ के पास है। 40,000 करोड़। आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, छोटा उद्योग करने जा रहे हैं, बैंकों को निर्देश है कोटा तो पूरा करना है। 10% 5% कोटा होता है, कोटा तो पूरा करना है। लेकिन जो मेरे पार्टी का वर्कर है उसको ही दे दो, जो मेरे पार्टी का नहीं है उसको मत दे दो। क्या ये बैंकों का डायरेक्शन नहीं है? मैं तो मजाक से कहता हूं, अरे जिन लोगों ने सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ाया, डुबाया, उतना भी वसूल करके सही मायने में इस्तेमाल किया ना, तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक होगी। करेगा कौन? करेगा कौन? ये करने की हिम्मत और ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ हम संविधान का सरनामा पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हमारा देश सोशलिस्ट है, लेकिन हमारी अर्थनीति क्रोनी कैपिटलिस्ट है। हमारी अर्थनीति कैपिटलिज्म के नजदीक है। हमारी अर्थनीति उद्योगपतियों को, वो भी उद्योगपति मतलब बेचारा छोटा छोटा नहीं, बड़े उद्योगपति की तारनहार है। 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे
और उनका एक पब्लिकली स्टेटमेंट था कि मैं भले भारत सरकार का हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हूं, लेकिन इस मंत्रालय के संबंधित कोई भी फाइल मेरे टेबल पे बाद में आती है, वो पहली फाइल किसी उद्योगपति के टेबल पर पहले जाके पड़ती है। और डिस्कशन हुआ था, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने एक तरफ से सच को देश के सामने रखा था। राजीव गांधी का भी एक बयान है कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे 1 रुपया सैंक्शन करते हैं तो 15 पैसे नीचे पहुंचते, 85 बीच में गायब होते हैं। ये दूसरा चेहरा है। और तीसरा जो मॉडर्न है, क्या सरकार चलाती है या कोई और सरकार को चलाता है? ये वर्तमान चेहरा है। मैं फिर कह रहा हूं, क्या सरकार को चलाती है या और कोई सरकार को चलाता है? क्या आपका क्या जवाब है? और कोई चलाता है ना, और कोई चलाता है। मेरा काम आसान हो गया, सिर्फ आपको सबूत आपके सामने रखना है। सबूत के तौर पर फिर आइडियोलॉजिकल और प्रैक्टिकल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। थियरी और प्रैक्टिस। थियरी क्या मैं आपको बताता हूं। संविधान सभा में यह भी चर्चा हुई थी कि क्या कारपोरेट क्लास, उद्योगपति, बड़ा धन्नाशेठ, इनका अपर हैंड होना चाहिए। सोशलिज्म की जब चर्चा हो रही थी तो संविधान सभा का मत था ऐसा नहीं होना चाहिए। एच.वी. कामत जैसा एक मेंबर था, वो लीडिंग सोशलिस्ट था, बोले नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए। चुनी हुई सरकार के माध्यम से नीति बननी चाहिए। फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में बन रहा था। बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ड्राफ्ट उस प्रोविंशियल पार्लियामेंट के सामने रखा चर्चा के लिए। डिस्कशन चल रहा था। वो डिस्कशन में एक मुद्दा आया। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि क्या संसद में उद्योगपतियों को होना चाहिए। मुद्दा यह था, क्या संसद में उद्योगपतियों को होना चाहिए। बाबा साहब का जवाब था, क्या जवाब था? जवाब यह था कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को, हर समाज को इस संसद में प्रतिनिधित्व देने का अधिकार देती है और इसीलिए हर कोई इस पार्लियामेंट के अंदर आ सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ सकता है, उद्योगपति भी आ सकता है। लेकिन बाबा साहब ने क्या आगे कहा? लेकिन फिर ये बड़ी बात है, बाबा साहब ने ये कहा कि कोई भी उद्योगपति इस पार्लियामेंट में आ सकता है, उसको अधिकार है, लेकिन किसी भी कीमत पर ये पार्लियामेंट उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी उद्योगपति इस पार्लियामेंट में आ सकता है, उसको अधिकार है, लेकिन किसी भी कीमत पर यह पार्लियामेंट उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि क्या आज की पार्लियामेंट कारपोरेट के हाथ में है, उद्योगपतियों के हाथ में है? जवाब क्या है ना? तो संविधान कहाँ है फिर? क्या संविधान ने इसकी इजाजत दी है? क्या संविधान में सुपर पार्लियामेंट, सुपर अनइलेक्टेड पार्लियामेंट, ऐसा कोई दर्जा दिया है क्या? तो ये संविधान का पालन है कि अपमान है, अवमानना है या सम्मान है?
संविधान ये कहता है कि आईएएस कैडर, यूपीएससी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट सर्विस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन संविधानिक संस्था के माध्यम से इस देश की ब्यूरोक्रेसी खड़ी होनी चाहिए। हमने बैकडोर का रास्ता खोला, कोलैटरल एंट्री के माध्यम से मैंने अपने पसंदीदा आदमी को आईएएस का दर्जा दिलाया, उसको जनरल सेक्रेटरी, उसको अंडर सेक्रेटरी बनाया, उसको सेक्रेटरी बनाया, उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया, उसको प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। क्या ये संविधान के मुताबिक है या विरोधी? क्या ये संविधान के मुताबिक है या विसंगत है? क्या है? विसंगत है ना? तो एक तरफ ये विसंगतियां और दूसरी तरफ 75 साल हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, रौप्य महोत्सवी साल, बहुत खुशी आनंद से देश के लेवल पे कई प्रोग्राम कराएंगे। ये दूसरा चेहरा, और इसलिए 75 साल में हुक्मरानों के असली चेहरे ये समझना बहुत जरूरी है। और ये जब समझने की बात करेंगे तो संविधान का एक आर्टिकल लेकर, अब एक आर्टिकल उसका जिक्र करना ही चाहिए। आर्टिकल है 39, 38 और 39 दोनों पढ़िए। 39 ये कहता है कि इस देश के साधन, इस देश की संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो ये देश के लिए हानिकारक होगा, ये देश के लिए नुकसानदायक होगा। तो संविधान कर्ताओं की सोच यह है कि इस देश के साधनों का, संसाधनों का अधिकार कुछ मुख्य प्रमुख गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। आज क्या है? आज क्या है? और ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, जागतिक संपत्ति अहवाल 2022, 2023, 2024 आंकड़े हमारे पास है। वो आंकड़े ये कहते कि भारत का सबसे ऊपर वाला 10% क्लास, ये 77 देश के प्रॉपर्टी का मालिक है, संपत्ति उसके कब्जे में है। तो ये भारतीय संविधान का सम्मान है या अपमान है? ये भारतीय संविधान की गरिमा है या संविधान को एक तरह से कूड़ेदान में इस प्रोविजन को फेंकने का काम है? इन बातों को भी समझना चाहिए। और जब ऐसे कई बातों को हम समझेंगे, उदाहरण के लिए बहुत सारी है, कितनी बातों को समझाएं। एक तरफ से हम ये कहेंगे कि सेक्युलरिज्म हमारे देश का पिलर है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ कहेंगे ये देश हिंदू राष्ट्र है। तो कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? और उसमें भी कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट का सिटिंग जज किसी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में जाता है और वो कहता है बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कि ये देश संविधान के मुताबिक नहीं, ये देश मेजॉरिटी लोगों को जो लगता है उसके हिसाब से चलना चाहिए। सिटिंग हाईकोर्ट जज, अभी तक उसके ऊपर इम्पीचमेंट का एक्शन नहीं हुआ, इसलिए सेंट्रल में अपोजिशन लगभग ना के बराबर है, बुना नहीं पाती, कमजोर है, या आपस में साठगांठ करके चुप बैठती है। अभी तक वो जज के ऊपर कितने हमले होने चाहिए थे? गौरी देवी कांड यही आपके आजू बाजू का, वहां भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का बयान है, वो लगभग इसी लेवल का था।
तो बौरी देवी की कास लगभग केस 10-15 साल पुरानी, ये वर्तमान मामला। वो जज कहता है और आगे कहता है कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, ये भी कहता है। अब ऐसे लोग जजेस रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा संविधान का इंटरप्रिटेशन क्या होगा। और मेरा साथी जो मेरे साथ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूशन हम दोनों पढ़ाते थे, आदि कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, चंद्रचूड़, उन्होंने रिटायर होने के बाद महाराष्ट्र में एक मंदिर में गए, पूजा अर्चा की और पब्लिकली कहा अयोध्या बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस को लेकर जब मैं ये फैसला सुन रहा था तो मेरे सामने मुश्किलें थी कि मैं निर्णय क्या दे दूं। तब रात में मेरे सपने में भगवान आए, उन्होंने जो मैंने बताया उन्होंने उसका ही फैसला मैंने दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर कहेगा कि कोई इनविजिबल पावर रात में मेरे सपने में आई, उसने मुझे ये बताया, तो संविधान किधर है, रूल ऑफ लॉ किधर है? वो बेचारे एडवोकेट इन्होंने जी तोड़ मेहनत करके आर्ग्यूमेंट की थी, वो किधर है? वो कानून की किताबों की जगह कौन सी है? क्या मतलब है? ये विडंबना है। और इसीलिए मैं अंतिम फेज में जब प्रवेश कर रहा हूं तो जिन्होंने 1950 में संविधान को विरोध किया वो अभी भी मौजूद है। कोई सत्ता में है, कोई सत्ता के बाहर है, कोई मीडिया में है, कोई सरकारी दफ्तर में है, कोई गांव के मुखिया में है, कोई और इंडस्ट्रियल बिजनेस में है। चेहरे अलग है, चरित्र एक है। चेहरे अलग है, चरित्र एक है, और उनके हाथ में संविधान की नैया है। और हम लोग भी खुश हैं, हमारे बाप द्वारा लिखे हुए संविधान इस देश में 75 साल हो गए। अरे संविधान की तोहमीन कितनी बार हुई उसकी तो कम से कम पहचान करो, आइडेंटिफिकेशन करो। बाबा साहब को अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने संसद के संविधान सभा के अंदर में कहा संविधान में कोई गलती नहीं होगी, आदमी नालायक होगा, परख लेना। संविधान में कोई गलती नहीं होगी, आदमी नालायक होगा, परख लेना। 2002 में इसी बात को इस देश के राष्ट्रपति नारायणन जी ने दोहराया था। 2002 में इसी बाबा साहब के बात को 2002 में जब वेंकटाचलैया कमीशन अटल बिहारी जी की सरकार ने रिव्यू करने के लिए अपॉइंट की थी, तब नारायण जी का यह बयान था। आज भी कुछ लोग उस कोशिश में लगे हैं। आपकी छत्तीसगढ़ की स्कूली किताबें, कॉलेज की किताबें, जिन किताबों में संविधान का प्रियम्बल छपा है, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब हमारे में अलग अलग पंथ है, समुदाय है, ये निरपेक्ष। सतनाम, सतनामी धर्म हमारे ही दायरे में, बुद्धिज्म हमारे ही दायरे में, चक्रधर स्वामी हमारे ही दायरे में है। ये तरीका है उनका समझाने का। संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष, ये कहते हैं पंथ निरपेक्ष, ताकि अपने आप को बचा सके। और ये बचाकर ये कहना चाहते हैं कि संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक 1994 के फैसले में क्लियर कर दिया कि सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक पिलर फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सरकार कहती है पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। आदिवासी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, 341 कहता है आदिवासी कौन है।
341 में डेफिनेशन है। अब ये नई डेफिनेशन बनाने जाने वाले, इनके मुताबिक क्या होगा, भविष्य में आदिवासी ने कोई भी दूसरा धर्म लिया तो वो आदिवासी नहीं रहेगा। ये इनकी नीति है, डीलिस्टिंग ऑफ ट्राइबल्स। परिणाम क्या होगा, जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, इस्लाम को कबूल किया, बुद्धिज्म को अपनाया और अन्य कोई धर्म है, वो इस सरकार के नजर में भविष्य में आदिवासी नहीं रहेंगे। परिणाम क्या होगा, परिणाम आदिवासी बजट अपने आप कम होगा, आदिवासी की एमएलए एमपी की सीटें अपने आप कम होगी, आदिवासी का पैसा कानून का दायरा अपने आप कम होगा, आदिवासी का जल जमीन और जंगल का मामला अपने आप कम होगा, आदिवासी पैसा कानून वाली जमीन हम सरकार के माध्यम से एक्विजिशन कर पाएंगे, अपने कारपोरेट दोस्तों को देना है तो दे पाएंगे। ये नीति है। अब बेचारे शेड्यूल कास्ट, यहाँ के हाईकोर्ट ने आपका रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोक के रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 से रोक के रखा है, महाराष्ट्र में भी 2017 से रोक के रखा है। देश भर कई राज्यों में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के नाम पर जीरो है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता। ये भी सच्चाई। तो 16(4) है लेकिन ना के बराबर। तो संविधान को मरवाने का एक तरीका है, प्रोविजन को हाथ नहीं लगाएंगे, प्रोविजन को बिल्कुल बदलेंगे नहीं, आर्टिकल को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कभी नहीं करेंगे। इसको कहते हैं संविधान को मारने का नेशनल प्रोग्राम। सरकार ये करने जा रही, सेक्युलरिज्म को मारने का काम आपको पता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को मारने का काम आपको पता है, समाजवाद को मारने का काम आपके सामने है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, प्राइवेटाइजेशन एक तरफ मारने का काम आपके सामने है। तो जिस संविधान की हम बात करते हैं वो संविधान को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये बेसिक सवाल है, ये बेसिक सवाल। लेकिन ये सवाल उठाएगा कौन, उठाएगा कौन? विपक्ष कभी नहीं उठाएगा, इतने गहराई में विपक्ष नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। हमाम में कोई ये ज्यादा ये कम, दोनों जिम्मेदार है, इसलिए दोनों इन सवालों में नहीं जाएंगे। तो जाएगा कौन? जाएगा कौन? जाएगा वही जो बाबा साहब के संविधान के प्रति वफादार है। सिर्फ वफादार नहीं है, बल्कि वफादारी के साथ उसमें वो कैपेसिटी है। कैपेसिटी नहीं, जो भी परिणाम होंगे उसके भुगतने के लिए मैं तैयार रहूंगा, वही आदमी उसके खिलाफ जा सकता है। क्या वो हिम्मत हमारे में है? ये अपने आप को सवाल पूछना चाहिए। और इसलिए संविधान के महानता के गीत गाने से काम नहीं होगा, बाबा साहब का बड़ापन के गीत गाने से काम नहीं होगा। हमारे बाप ने संविधान बनाया, ये छाती पीट पीट कर दुनिया को कहने से काम नहीं होगा। ये काम तभी होगा जब उस संविधान की हिफाजत करने लायक हम खुद बनेंगे, उस संविधान को इंप्लीमेंट करने लायक हम खुद बनेंगे। अगर खुद नहीं बनेंगे तो बाबा साहब ने भी वी द पीपल ऑफ इंडिया इसमें आप में शामिल किया था, हम भारत के लोग। तो आप अपने आप साबित कर रहे हो कि बाबा साहब आपने गलती की,
हम भारत के लोग, आपने लिखा, उसमें दुर्भाग्य से हम नहीं है, हमारे में औकात नहीं है, ताकत नहीं है, हम कमीने हैं, हम निकम्मे हैं, हम नालायक हैं, हम बिकने वाले लोग हैं। बाबा साहब, हम तुम्हारी नालायक औलाद हैं। कौन सा पसंद है हमें? कौन सा पसंद है? वो बाबा साहब के साथ किया हुआ वादा पसंद है, जो बाबा साहब कहते थे कि इस संविधान के माध्यम से एक नया भारत बनेगा, एक नया समाज बनेगा। ये रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, समाज का एक नया ढांचा आएगा। बाबा साहब अगर हम उसको आने नहीं देंगे, आने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, उसके लिए अपना जो भी योगदान है नहीं देंगे, तो हम भी आपके साथ कौन है? कौन है? और इसीलिए आखिरी वक्त में एक कहानी बताकर मैं रुकना चाहूंगा। कहानी ये है कि रोम में एक पुराना चर्च था। चर्च बहुत पुराना था, जितना पुराना था उतना पवित्र था, क्योंकि हमारे में पुरानी चीजों को हम बहुत पवित्र मानते हैं। एक फिलोसोफर कहता है कि कुदरत ने एक बहुत बड़ी गलती की है। भारत के लोगों को आंखें यहाँ जो दी है वो गलती है, उसको यहाँ देना चाहिए। यह कुदरत की बड़ी गलती है, वो बैक साइड में देनी चाहिए थी। इसलिए आज भी कुछ लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहते हैं। ओल्ड एंशियंट हिस्टोरिकल ऑब्सेशन है, उसकी तरफ। वही चर्च पुराना, पवित्रता पुरानी, जितना पुराना उतनी पवित्रता महान। लेकिन चर्च पुराना कभी न कभी तो गिरेगा ही। गिरने को आया, जब गिरने को आया तो अंदर जाने वालों ने फैसला किया, अब अंदर जाके प्रार्थना नहीं करेंगे, बाहर ही खड़े रह के प्रार्थना करेंगे। तो बाहर से ही प्रार्थना शुरू हुई, प्रे हुआ, ओ लॉर्ड कम एंड सेव अस। अब ओ लॉर्ड कम एंड सेव अस अच्छी है, लेकिन वो भी कहने की हिम्मत नहीं है अंदर जाके। वो भी बाहर से, ओ लॉर्ड कम एंड सेव अस, ये कहने के लिए हिम्मत हो नहीं कि अंदर में जाके कहे। बाहर से एक दिन अपने पिता के साथ छोटा बच्चा जाता है, वो अपने पिता की हरकत देखता है, ओ लॉर्ड कम एंड सेव अस। बच्चे से रहा नहीं जाता, वो पूछता है कि लॉर्ड के ऊपर इतना भरोसा है तो अंदर जाके प्रेयर क्यों नहीं करते, बाहर क्यों खड़े? अब बच्चों के सवाल कुछ मुश्किल वाले हैं। यही एक हादसा अमेरिका में हुआ था। असली में एक काले आदमी का लड़का अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने गया, व्हाइट हाउस के सामने, और वो अपने बेटे को कहने लगा कि ये हमारी देश की व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस है। तो वो लड़का कहता है, आदमी भी व्हाइट ही होगा ना, वो थोड़ा काला होगा। तो बाप कहता है, बेटे चुप हो जा, ऊपर से व्हाइट है अंदर से काला ही है। ये रियल हादसा है, निग्रो लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। असलियत में ऊपर से व्हाइट है, अंदर से ब्लैक ही है। और उसी चक्कर में अपने विश्वगुरु ने 4 दिन परराष्ट्र मंत्री को वहां भेजा था कि 20 तारीख को इस बंदे का शपथ विधि है, उसके लिए मेरे हाजिर रहने के लिए इनविटेशन लेके आ। परराष्ट्र मंत्री की क्या बड़ी जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी? 20 तारीख को इस बंदे का शपथ विधि है,
उसके लिए तू एक हफ्ता उधर रहे और मेरे लिए इनविटेशन लेके आ। क्या हुआ? क्या हुआ? जाओ मंदिर में बजाओ, समझ गए ना? बजाओ, वही शौक है ना, बजाओ। जैसे वो जापान के प्रधानमंत्री ने कहा था, ये बजाते समय वो आया जापान वाला, और जापान वाले से इन्होंने कही बुलेट ट्रेन लानी है हमें। जापान में कैसे लाई, भारत में भी लानी है। वो जापान के पीएम ने सुनी, उसको अच्छा लगा, उसने एक्सेप्ट किया। ठीक है बोले, कोऑपरेट करेंगे। दिल्ली में बात हुई, उसके बाद में उसको लेके गए बनारस। बनारस में मंदिर में 2 घंटे बिठाया, 2 घंटे बिठाया वो जापान वाले को। वो जापान वाले का दिमाग खुल गया। वो बोला, अगर यहाँ मंदिर में बैठने के लिए 2 घंटे तुम्हारे पास है तो बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है? इतना समय ही समय तुम्हारे पास है तो बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है? उसी तरह वो छोटा लड़का कहा कि यार ये अंदर नहीं जा रहे, बाहर से कह रहे। वो लॉर्ड कमेंट से बस। तो फादर बोलता है, बेटे चर्च पुराना हो गया, कब गिरेगा भरोसा नहीं। अब वो बेटे मन में सोचता है, फिर भगवान किस काम का, क्या करेगा, बचा नहीं सकता अपने भक्तों को। इसलिए ये भी सोचिए, जो भगवान के चक्कर में जाते हैं ना, उनका हमेशा एक्सीडेंट होता है, बहुत मरते रहते हैं। क्यों मरते रहते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन मेजॉरिटी है। अब ये पाखंड के ऊपर लेक्चर देने वाले दे दे इस विषय के ऊपर, मैं नहीं दूंगा क्योंकि उतना समय मेरा नहीं है। तो वो फादर कहता है कब गिरेगा पता नहीं, तो बेटा कहता है फिर इसको नया क्यों नहीं करते, पुनर्निर्माण क्यों नहीं करते। तो वो फादर के दिमाग में आती है, वो कमेटी को खत लिखता है, फिर कमेटी भी फैसला लेती है कि चर्च का पुनर्निर्माण किया जाए। रिजोल्यूशन पास हुआ, चर्च का पुनर्निर्माण करो। और जब चर्च का पुनर्निर्माण होता है तो सारे दिमाग वाले लोग होते हैं। एक कहता है कि नया चर्च बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नया चर्च उसकी पवित्रता पुराने चर्च इतनी ही होनी चाहिए, पवित्रता के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रिजोल्यूशन पास। फिर दूसरा, अगर पुरानी पवित्रता को लाना है तो नया मंदिर बनेगा, उसको जो लकड़ी लगेगी, ईंटें लगेगी, पत्थर लगेगा, मिट्टी लगेगी, वो इसी मंदिर की लगनी चाहिए, तब पवित्रता आएगी। रिजोल्यूशन पास। अब जगह भी है, जगह इंपॉर्टेंट है, अपने को मालूम है, जन्म इधर ही हुआ था, जैसे सारे मौजूद थे। ऐसी साला दुनिया है। हा? अब हमारे समय में गांव में जन्म का सवाल है ना, तो पिताजी बोलते हैं दिवाली थी, माताजी बोलते हैं शिवगा था, दोनों में तालमेल नहीं होता है। और ये बोल रहे थे कि इधर ही हुआ, ये दिन था, वो दिन था। उसी तरह पवित्र का सवाल यही बनना चाहिए। मिट्टी, ईंटें, पत्थर, इसके साथ जगह भी यही होनी चाहिए, इसी जगह पे बनेगा। रिजोल्यूशन पास। और आखिरी रिजोल्यूशन फिर, अब उसी जगह पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, लेकिन रिजोल्यूशन आखिरी रिजोल्यूशन क्या, जब तक नया चर्च नहीं बनता तब तक पुराने चर्च को गिराने का नहीं। भारत के संविधान को लेकर यही कश्मकश है। भारतीय संविधान एक रीस्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट है। रीस्ट्रक्चर के लिए डिस्ट्रक्शन इंक्लूड है। रीस्ट्रक्चर का मतलब ये है डिस्ट्रक्शन। बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन बाकी है। जब तक वो बाकी रहेगा, संविधान कर्ताओं की इच्छा और आकांक्षा के मुताबिक
भारत नहीं खड़ा होगा। और अगर हम संविधान कर्ताओं की इच्छा आकांक्षा, उनकी धारणा और नीति का भारत खड़ा करना चाहते तो हम भी अपने संविधान कर्ताओं के नीति के साथ ईमानदारी से रहे, कोई गद्दारी न करे, ताकत के साथ रहे, और जो भी खिलाफ है उनको नेस्तनाबूद कर अपनी बागडोर हाथ में ले ले, तब काम होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आयोजकों का शुक्रिया। मैंने 2.5 घंटा तो नहीं लिया, 2.5 घंटा तो नहीं लिया, लेकिन जितनी वसूली करनी थी वो तो मैंने जरूर कर लिया, क्योंकि बॉम्बे से यहाँ तक चल के आना, यहाँ चल के आना तो फ्री में किसी को छोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और इसलिए जिस मकसद के साथ 2 दिन की यह कार्यशाला का गठन हुआ, आयोजन हुआ, जो मैंने आपके सामने बातें रखी वो बहुत डिटेल में तो है ही नहीं, लेकिन 1-2 घंटे में पूरी दुनिया की सैर कराना ये भी संभव नहीं। लेकिन ग्लिम्पसेस, जैसे नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड लिखी, वैसे ग्लिम्पसेस के तौर पर कुछ चंद बातें सबूतों के साथ मैंने आप लोगों के सामने रखी। उसके ऊपर गौर करें, ईमानदारी से चिंतन करें, सोच विचार करें, और हम कहाँ रहेंगे, यहाँ या वहाँ, उसका भी फैसला करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। तो मित्रों, आपने सुना डॉक्टर सुरेश माने जी को। संविधान पर उन्होंने बहुत ही सुंदर लेक्चर दिया है। आप सब लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।